नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएससी इंग्लिश क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में आज हम एक नया अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं एवं नवीन प्रवृत्तियां। हालांकि इस पार्ट में से बहुत से टॉपिक अभी काट दिए गए हैं, इसीलिए जो जो टॉपिक रखे हैं हम उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे आर्थिक सुधार। आर्थिक मतलब अर्थ से संबंधित, पैसों से संबंधित। उसमें क्या सुधार, मतलब कि जो देश की जो आर्थिक स्थिति थी उसमें सुधार। अभी सुधार से मतलब आप क्या समझते हो? सुधार मतलब सही करना। कोई चीज अगर सही से काम नहीं कर रही है तो उसको सुधारना। मान लीजिए आपका बाइक है, वो खराब हो गया तो उसको सुधार दीजिए, सही हो जाएगा, सही से काम करेगा। जब वो खराब हुआ तभी तो उसको सुधारने की नौबत आई ना। अगर बाइक खराब ही नहीं होता तो उसको सुधारने की नौबत आती क्या? नहीं आती ना। वही यहाँ पे ऐसे ही समझिए कि आर्थिक सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि अर्थव्यवस्था में कुछ ना कुछ तो खराब हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो सही नहीं था, जिसके वजह से अर्थव्यवस्था जो है नीचे जा रही थी। इसीलिए आर्थिक सुधार की आवश्यकता पड़ी, है कि नहीं? तो जब जब सुधार की आवश्यकता पड़ी, अभी सुधार क्या क्या हुए? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्विकरण, ये सब सुधार हुए, हम आगे पढ़ेंगे, है कि नहीं? तो ये अर्थव्यवस्था में क्या ऐसा हो गया, भारत की अर्थव्यवस्था में ऐसा क्या हो गया कि भाई आखिरकार सुधार की आवश्यकता पड़ गई? कौन कौन से कारण थे वो जिसके चलते भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार करना पड़ा? वही हम देखेंगे। देखिए क्या हुआ ना, अपना देश जब नया नया आजाद हुआ 1947 के आसपास, है कि नहीं? तो 1950 में तो भारत का संविधान बन चुका था, भारत का संविधान लागू भी हो चुका था। अभी भारत जो था वो जो रशिया था, जो यूएसएसआर था, रूस था, उससे काफी प्रभावित था। भारत जो था वो रशिया से काफी प्रभावित था, तो रशिया की जो आर्थिक नीति थी उसको ही भारत ने अपना लिया। जो सामाजिक नीति जिस हिसाब से रशिया में चल रही थी, समाजवादी नीति चल रही थी, उसको ही भारत ने अपना लिया और उसी नीति के अनुरूप भारत की अर्थव्यवस्था चलने लगी। इसी के साथ साथ भारत ने 1950 में परमिट राज, कौन सा राज? लाइसेंस राज कह लीजिए, लाइसेंस राज, हाँ, लाइसेंस राज को अपनाया। लाइसेंस राज क्या होता है हम आगे समझेंगे। लाइसेंस राज क्या होता है? देखिए, लाइसेंस राज मतलब होता है कि आपको अगर नया बिजनेस करना है तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। आपको बिजनेस में क्या उत्पादन करना है, क्या चीज बनानी है, फैक्ट्री लगानी है आपको, तो उस फैक्ट्री में आपको क्या चीज बनानी है उसका भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। कितनी चीज बनानी है उसका भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। कितना बेचना है उसका भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। मतलब कि हर चीज में लाइसेंस जो है घुसा दिया था कि भाई आपको जो जो करना है लाइसेंस लो, उसके बाद ही करो। तो ये क्या था? लाइसेंस राज। मतलब आपको जो भी नया बिजनेस करना, जो भी नया फैक्ट्री लगानी है, पहले सरकार से लाइसेंस लो, उसके बाद ही वो काम आप कर सकते हो। वो था लाइसेंस राज। हालांकि इसको खत्म कर दिया गया 1991 में, इसको खत्म कर दिया गया, है कि नहीं? अभी कारण हम जान लेते हैं कि क्या क्या कारण थे कि भारत की अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधार करने पड़े। कौन कौन से वो कारण थे? तो सबसे पहला देखिए, 1950 से लेकर 1990 के बीच में संचालन एवं प्रबंधन हेतु अधिक नियम बना दिए गए थे। भारत में जो बिजनेस चल रहे थे, जो व्यवसाय चल रहे थे, जो फैक्ट्रियां चल रही थी, उनको चलाने के लिए, उनके संचालन के लिए, उनको नियमन करने के लिए, उनको प्रबंधन करने के लिए इतने सारे नियम बना दिए गए कि वो ठीक से चल ही नहीं पा रही थी। उसमें से एक अच्छा उदाहरण क्या है? लाइसेंस राज, कि भाई इतने सारे हर जगह जाओ लाइसेंस लो, हर जगह जाओ लाइसेंस लो, है कि नहीं? तो संचालन एवं प्रबंधन हेतु इतने सारे अधिक नियम बना दिए गए कि वो ठीक से फैक्ट्री चल ही नहीं पा रही है, आगे बढ़ ही नहीं पा रही है, जिसके कारण जो विकास था वो रुक गया था, आगे चल ही नहीं रहा, विकास हो ही नहीं रहा है। जब फैक्ट्री काम ही नहीं कर रही तो विकास कहां से होगा, है कि नहीं? दूसरा क्या देखिए, प्रतिरक्षा तथा सामाजिक क्षेत्र पर बड़ा खर्च। भारत में उस समय क्या था 1990 से पहले कि भारत सरकार भी सब बिजनेस पे ध्यान रखती थी। 1990 से पहले ऐसा कोई बिजनेस नहीं था जो भारत सरकार नहीं करती थी। हर चीज का बिजनेस करती थी भारत सरकार, हर चीज का उत्पादन करती थी। मोबाइल के मतलब जो घड़ी से लेकर के स्कूटर तक, उसमें भी कहीं ना कहीं भारत सरकार उसके उत्पादन में भी शामिल थी।
आपकी घड़ी भी भारत सरकार बना दी थी 1990 से पहले, उसके उत्पादन में वो शामिल थी, घड़ी बनाने में भी। तो अभी भारत सरकार बिजनेस को संभाले कि सामाजिक, मतलब सामाजिक समाज में चल रहा है, देश में चल रहा है, सामाजिक क्षेत्र पर ध्यान दे, या फिर अपनी रक्षा करे, या अपने देश की पड़ोसी मुल्कों से रक्षा करे, जो पड़ोसी देश थे उनसे अपनी रक्षा करे, क्या करे समझ नहीं आ रहा था। तो उसकी वजह से जो प्रतिरक्षा मतलब रक्षा करने के लिए सामाजिक क्षेत्र पे रेलवे में ब्रिज बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, इन सब चीजों पे बड़ा खर्च हो रहा था, जिसके चलते भारत सरकार बिजनेस पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाई, व्यवसाय पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाई, अर्थव्यवस्था पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाई, है कि नहीं। इसके अलावा विदेशी मुद्रा का अविवेकशील ढंग से उपयोग, जब भारत में पैसों की कमी होने लगी तो भारत सरकार ने जब मतलब देखिए, हाँ, जब हम निर्यात करते हैं या जब हम किसी वस्तु का निर्यात करते हैं, मतलब दूसरे देशों को बेचते हैं, तो वहां से जो पैसा मिलता है वो हमको डॉलर में मिलता है, विदेशी मुद्रा में मिलता है। जो विदेशों की जो मुद्रा होती है उसमें वो पैसा मिलता है। तो जो विदेशी मुद्रा थी भारत के पास, उसका भी बिना सोचे समझे अविवेकशील ढंग से, बिना नियोजन किए, बिना प्लानिंग बनाए जो है उसको भी खर्च कर लिया गया, जिसके चलते अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान झेलना पड़ा। इसके अलावा जो सरकार का व्यय था, मतलब जो सरकार का खर्च था, वो खर्च क्या था, कमाई से ज्यादा था। सरकार जितना कमाती नहीं थी उससे ज्यादा खर्च कर देती थी। अगर सरकार 50 रुपए कमाती है तो 100 रुपए खर्च कर देती थी। तो भी जितना कमाया नहीं उससे ज्यादा तो आपने खर्च कर दिया, और जब ज्यादा खर्च कर दिया सरकार घाटे में चली गई, तो उस घाटे को संभालने के लिए सरकार क्या करती थी, दूसरे देशों से, विश्व बैंक से क्या लेती थी, ऋण लेती थी। क्या लेती थी, वो ऋण लेती थी, उनसे जो पैसा उधार लेती थी, पैसा उधार लेती थी, जिसके कारण सरकार में ऋण जो है बढ़ने लगा, उधार जो है बढ़ने लगा, सरकार जो है घाटे में जाने लगी, अपनी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो घाटे में जाने लगी। उसी समय सरकारी नीतियों में राजकोषीय अनुशासन का भी अभाव देखा गया। जब उस समय जब सरकार अपनी नई नई नीतियां बना रही थी तो उसमें राजकोषीय अनुशासन का अभाव देखा गया। ये राजकोषीय अनुशासन क्या होता है, देखिए, जब सरकार या जब अपनी अर्थव्यवस्था, अपने देश की अर्थव्यवस्था जब घाटे में जाने लगती है, जब अर्थव्यवस्था घाटे में जाने लगती है तो उसको घाटे से उभारने के लिए कुछ नीतियां बनाई जाती है कि नहीं। जैसी अर्थव्यवस्था घाटे में जाएगी, जो है व्यय ज़्यादा होगा और कमाई कम होगी, तो उसको इक्वल करने के लिए, मतलब खर्च ज़्यादा हो रहा है, कमाई कम हो रही है, तो उन दोनों को समान करने के लिए कुछ नीतियां बनाई जाती है। उसको क्या कहते हैं, राजकोषीय नीति कहते हैं, है कि नहीं। तो राजकोषीय अनुशासन में भी क्या देखा गया, अभाव देखा गया, सही से नीति जो है बन नहीं पा रही थी। इसके अलावा जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो भी व्यापार घाटे का शिकार हो गई। किसकी शिकार हो गई, व्यापार घाटे का। अभी ये व्यापार घाटा क्या होता है भाई, तो देखिए यहां पे है व्यापार घाटा। जब भी देश में, सिंपल भाषा में समझते हैं, फिर परिभाषा देखेंगे इसकी, जब भी एक साल के भीतर देश में एक्सपोर्ट ज्यादा होता है, एक्सपोर्ट मतलब आयात ज्यादा होता है, और इंपोर्ट कम होता है, निर्यात कम होता है, तो वो क्या होता है, व्यापार घाटा होता है। मतलब कि एक साल के भीतर देश ने कम तो आयात किया और ज्यादा निर्यात किया, वही व्यापार घाटा है। मतलब कि दूसरे देशों को बेचा कम लेकिन दूसरे देशों से ज्यादा खरीद लिया, ये क्या हो गया, व्यापार घाटा हो गया, है कि नहीं। तो यही है व्यापार घाटा। इसकी परिभाषा आपके बुक में क्या दी हुई है, देखिए, देश के आयातों का मूल्य उस देश के निर्यातों के मूल्य से कितना अधिक है, यही कहना चाहता है, बाकी कुछ नहीं। कि भाई एक साल के भीतर एक देश ने कितने रुपए का, कितने मूल्य का निर्यात किया, अधिक निर्यात किया आयात के मुकाबले, मतलब कितना आयात किया और कितना अधिक निर्यात किया आयात के मुकाबले। यह एक देश के वस्तु व्यापार घाटे का माप है कि नहीं। सीधे सीधे समझिए कि एक साल के भीतर देश ने कितने रुपयों का निर्यात किया, और एक साल के भीतर देश ने कितने रुपयों का आयात किया। अगर निर्यात ज्यादा हो गया आयात के मुकाबले
तो वो हो जाता है व्यापार घाटा। अगर निर्यात जो है ज्यादा हो गया आयात के मुकाबले तो क्या हो गया, व्यापार घाटा। तो उस समय देश को जो है भारी व्यापार घाटा भी हो रहा था कि भी देश जो है सही से दूसरे देशों को निर्यात नहीं कर पा रहा था, है कि नहीं। अभी सही से निर्यात क्यों नहीं कर पा रहा था, व्यापार घाटा क्यों हो रहा था, तो देखिए उस समय जो थी अर्थव्यवस्था में उत्पादन लागतें बढ़ गई। भाई देश में उस समय जो है उत्पादन की जो लागतें थी, मतलब जो वस्तु बनाने की जो कीमत थी, जो वस्तु बनाने की जो लागत थी वो बढ़ गई। जब लागत बढ़ गई तो जो है उत्पादकता कम हो गई, मतलब कि वस्तु बनाने का खर्चा तो बढ़ गया, और जब खर्चा बढ़ गया तो सीधी सी बात है वस्तु बनाने की जो क्वांटिटी होती है, जो संख्या होती है वो भी कम हो गई। उत्पादन का खर्च बढ़ गया तो उत्पादकता भी क्या हो गई, कम हो गई। पहले आप 100 रुपए में 2 लीटर दूध लाते थे, लेकिन अभी उस दूध का भाव बढ़ गया 200 हो गया। अब इस दूध का भाव बढ़ के कितना हो गया, 200 हो गया। तो अब 100 रुपए में भी आप कितना दूध लाओगे, आधा लीटर भी दूध लाओगे ना, ज्यादा दूध तो नहीं लाओगे ना। तो बस जब जब लागतें बढ़ती हैं तो क्या हो जाती है, उत्पादकता कम हो जाती है। तो वही हाल उस समय 1990 के आसपास देश का वही हाल हुआ कि उस समय देश में उत्पादन की लागतें बढ़ने लगी और उत्पादकता क्या हो गई, कम हो गई। इसके अलावा जो उत्पादन की वृद्धि थी, भाई उत्पादन की जो विकास था, जो वृद्धि थी वो भी धीमी पड़ गई, धीरे धीरे बढ़ रहा है, ज्यादा तेजी से बढ़ नहीं रहा है, तो वृद्धि थी वो भी धीमी पड़ गई। अत्यधिक सार्वजनिक व्यय, मतलब जो सरकारें थी, भारत की जो सरकार थी वो अत्यधिक ज्यादा बिजनेस पे ध्यान दे नहीं रही थी और सार्वजनिक व्यय पर जो है ज्यादा पैसा खर्च कर रही थी। और अन्य कारणों से जो है उस समय महंगाई भी बढ़ गई। महंगाई भी क्या हो गई, बढ़ गई। मुद्रास्फीति उस समय अपने देश की बढ़ गई। जब महंगाई बढ़ गई तो भी भाई पहले तो उत्पादन की लागतें बढ़ी, उत्पादन की लागतें बढ़ी तो उत्पादन कम होने लगा। जब उत्पादन कम होने लगा तो सीधी सी बात है महंगाई तो बढ़ी जाएगी, है कि नहीं। भारत का भुगतान संतुलन प्रतिकूल रहा। भारत का जो भुगतान संतुलन, ये भुगतान संतुलन क्या होता है देखते हैं आगे। जो भारत का भुगतान संतुलन था वो भी प्रतिकूल रहा, सही से ठीक से नहीं रहा, देश की अर्थव्यवस्था के अनुकूल नहीं रहा, देश की अर्थव्यवस्था के विपरीत चला, सही से नहीं चला। तो भुगतान संतुलन भी प्रतिकूल रहा। और जो भारत के पास जो विदेशी मुद्रा भंडार था उसमें भी कमी आने लगी। एक बात बताओ आपको, जिस समय देश में आर्थिक संकट चल रहा था उस समय भारत में 1989, 1990 और 1991, इन 3 सालों में भारत के 3 प्रधानमंत्री बदल गए। 3 बार सरकार गिर के 3 नई सरकार बन गई, 3 बार नए प्रधानमंत्री बने। तो राजनीतिक अस्थिरता भी आर्थिक संकट के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, ठीक है ना। तो अभी समझते हैं भुगतान संतुलन क्या होता है। देखिए भुगतान संतुलन क्या होता है कि एक देश का, अपना भारत देश है, एक देश का शेष विश्व के साथ, भारत देश है बाकी दुनिया के साथ, सभी देशों के साथ एक वर्ष में समस्त लेन देन का संक्षिप्त विवरण भुगतान संतुलन कहलाता है। एक साल में अपने देश भारत ने अन्य देशों के साथ कितना लेन देन किया, कितना व्यापार किया, कितने स्टॉक बॉन्ड या फिर कितने हथियार खरीदे या फिर कितने सामानों को बेचा, कितना सामानों को खरीदा, जो लेन देन हुआ भारत और अन्य देशों के साथ उसका एक संक्षिप्त विवरण, उसका एक हल्का सा, मतलब एक शॉर्ट नोट्स की तरफ समझ लीजिए, एक हल्का सा जो विवरण होता है कि हल्का फुल्का विवरण है कि भाई जो आसानी से पता चल जाए कि इतना इतना हुआ, है कि नहीं। तो एक संक्षिप्त विवरण जो है वो क्या कहलाता है, भुगतान संतुलन कहलाता है। तो उस समय जो भारत का भुगतान संतुलन था वो भी प्रतिकूल बना रहा कि भाई भारत जो है दूसरे देशों से आयात तो ज्यादा करता था, निर्यात कम करता था। भारत दूसरे देशों से आयात ज्यादा करता था, निर्यात कम करता था। तो जब ऐसा होने लगा, जब व्यापार घाटा होने लगा तो सीधी सी बात है जो भुगतान संतुलन भी है वो प्रतिकूल हो गया। इसी के साथ अभी भारत ने क्या किया कि भाई यहाँ पे तो 1991 में, मतलब 1991 में भारत के नए प्रधानमंत्री बने श्री नरसिम्हा राव, और उस समय जो है भारत के वित्त मंत्री बने डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि आगे चल के भारत के 2 बार प्रधानमंत्री भी बन गए, है कि नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उस अर्थव्यवस्था से निपटने के लिए, जो ये आर्थिक संकट था इससे निपटने के लिए विश्व बैंक से,
जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में वर्ल्ड बैंक बना था, ठीक है ना। तो वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक से, और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से जो है सशर्त, शर्त भी रखी, सशर्त जो है ऋण ले लिया। क्या ले लिया? ब्याज पे पैसा उधार ले लिया। और उस समय देश में इतना आर्थिक संकट था कि जो RBI के पास सोना रखा हुआ था, रिजर्व बैंक के पास सोना रखा हुआ था, उस सोने को भी बैंक ऑफ जापान, बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास जो है गिरवी रखना पड़ा था। उस सोने को गिरवी रख के करीबन 11,000 करोड़ रुपए जो है उधार लाए गए थे, सोने को गिरवी रख के। उसके बाद जो है विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के से सशर्त ऋण लिया गया। और सशर्त ऋण मतलब देखिए, शर्त किसने रखी? सीधी सी बात है भाई, अमेरिका जो है सबसे बड़ा था उस समय, तो भैया अब अभी भी बड़ा ही है अमेरिका, मतलब है कि नहीं। विश्व बैंक में, IMF में अच्छी खासी अमेरिका की भागीदारी रहती है। तो जो अमेरिका ने भारत से कहा कि उस समय क्या हुआ कि उस समय जो अमेरिका था, अमेरिका ने इराक पर युद्ध धावा बोल दिया, आक्रमण कर दिया अमेरिका ने इराक पे। तो उससे क्या हुआ कि भाई इराक तो हमें तेल देता है, तो अभी क्या हुआ कि जो गल्फ कंट्रीज थी, खाड़ी देश थे, जो हमें तेल देते हैं, पेट्रोल देते हैं, डीजल देते हैं, जो तेल देते हैं, जब अमेरिका ने इराक पर आक्रमण किया तो सीधी सी बात, तेल की जो प्राइस थी, तेल की जो कीमत थी अचानक से बढ़ गई। जब तेल की कीमत अचानक से बढ़ी तो यहाँ पे क्या हो गया? उत्पादन की लागतें भी बढ़ने लगी, है कि नहीं। तो उत्पादन की लागतें बढ़ने का कारण यही था कि गल्फ कंट्रीज पे अमेरिका ने आक्रमण कर दिया। अभी अमेरिका भी बड़ा चालाक, भारत से अमेरिका ने कहा कि अगर आपको IMF से लोन चाहिए, अगर आपको IMF से पैसा चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पैसा चाहिए, तो हमारे जो लड़ाकू विमान हैं, उन लड़ाकू विमान को भारत में उतरने के लिए जगह दे दो, परमिशन दे दो कि हमारे लड़ाकू विमान भारत में उतरेंगे, अपना फ्यूल, अपना तेल उन लड़ाकू विमान में भरेंगे और वापस से उड़ जाएंगे। मतलब कि तो अमेरिका बड़ा चालाक था, भारत से परमिशन मांगी कि भी दे दो हमें परमिशन, ताकि हम अच्छे से इराक के साथ युद्ध लड़ सके। भारत भी उस समय जो है बड़ी आर्थिक स्थिति संकट झेल ही रहा था, और IMF से पैसा निकालना था। तो ये बात अमेरिका की मान भी ली उस समय। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय जो विश्व बैंक है उससे भी लोन लिया, और विश्व बैंक ने क्या कहा कि जैसे ही हम आपको लोन देंगे, आप इन पैसों से भारत में उदारीकरण कर दो, निजीकरण कर दो, वैश्वीकरण कर दो, मतलब भारत में जो लाइसेंस राज है इसको भी खत्म कर दो। मतलब भारत के साथ इसने जो बहुत सारी शर्त रखी, और शर्त रखने के बाद क्या दिया? पैसा उधार दिया। और धीरे धीरे फिर है पैसा उधार देने के बाद 1991 में जो है आर्थिक सुधार होने लगा, और LPG के माध्यम से आर्थिक सुधार हुआ। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से, LPG के माध्यम से क्या हुआ? भारत में आर्थिक सुधार हुआ। ये क्या है देखते हैं संक्षिप्त में। अभी देश में आर्थिक सुधार करने के लिए अपने देश ने LPG की नीति को अपनाया। LPG मतलब लिबरलाइजेशन, P मतलब प्राइवेटाइजेशन, G मतलब ग्लोबलाइजेशन। L का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, मतलब उदारीकरण। क्या होता है? उदारीकरण। तो सबसे पहले भारत ने अपने देश में आर्थिक सुधार करने के लिए उदारीकरण की नीति को अपनाया। अब ये उदारीकरण की नीति क्या होती है देखते हैं। अर्थशास्त्र में उदारीकरण का आशय आर्थिक नीतियों, नियमों तथा कानूनों के सरलीकरण की प्रक्रिया से है। भारत में 1991 से पहले नीति व नियम इतने कठोर थे, कानून इतने कठोर थे कि कोई भी बाहर के देश की कंपनी भारत में आके व्यापार डालना नहीं चाहती थी। और भारत के जो व्यापार है खुद वो भी बहुत इनसे परेशान थे कि हम आगे कैसे बढ़े। हर चीज में सरकार का हस्तक्षेप था, हर चीज में सरकार की भागीदारी थी। तो बाहर की कंपनियां भारत में आके कैसे अपना व्यवसाय खोले? जब तक बाहर की कंपनियां भारत में आएगी नहीं तो सीधी सी बात है विकास होगा नहीं, क्योंकि बाहर की कंपनियां भारत में आएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग पैसा कमाएंगे, टैक्स भरेंगे, लोग ज़्यादातर सामान खरीदेंगे, जिसके माध्यम से सरकार को ही मुनाफा होगा, और क्या होगा? विकास होगा। तो अर्थशास्त्र में जो उदारीकरण था, उदारीकरण मतलब क्या कि सरकार की जो नीतियां है, जो नियम है, जो कानून है, उनको सरल बना दो, बड़ा आसान बना दो, यही उदारीकरण है। पहले जो लाइसेंस राज था भारत में उसको खत्म कर दिया,
खत्म करने के बाद बहुत सारी समस्याएं दूर हो गई। तो यही था उदारीकरण कि जितनी भी सरकार की जो कठोर कठोर नीतियां हैं जो बाहर के देशों की कंपनियों को भारत में आने से रोकती है, या भारत में जो कंपनियां हैं वो ठीक से विकास नहीं कर पाती, जिसके कारण तो उन कानूनों को क्या कर दो, समाप्त कर दो, सबल कर दो, ताकि भारत में आए, कंपनियां आए, अपना बसाए और देश का विकास अच्छे से हो। तो ये उदारीकरण की नीति कब लागू हुई भारत में? तो जुलाई 1991 में ये नीति लागू हुई। इसके चलते क्या क्या हुआ कि देखिए, वित्तीय क्षेत्र मतलब कि आर्थिक क्षेत्र में, बाहरी क्षेत्र में, विदेशी विनिमय में, विदेशी विनिमय मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे होता है, जो अपने दूसरे देशों के साथ विनिमय होता है, विनिवेश होता है, लेन देन होता है, विदेशी विनिमय, टैक्स व्यवस्था, कर व्यवस्था में सुधार आया। उदारीकरण आने के बाद क्या हुआ कि भाई सबसे पहले तो आर्थिक क्षेत्र में सुधार आया, बाहरी क्षेत्र में सुधार आया, मतलब दूसरे देशों के साथ जो है अच्छे से व्यापार होने लगा, विदेशी विनिमय हुआ, दूसरे देश आके भारत में अपनी कंपनियां खोलने लगे, कर व्यवस्था को सबल बना दिया गया। भारत में जो टैक्स था उसको सिंपल कि भाई आप पहले कंपनी आइए, आप आइए यहाँ पे आके अपनी कंपनी खोलिए, हम 5 साल तक आपसे 1 रुपया भी टैक्स नहीं लेंगे, उसके बाद टैक्स लेंगे। तो कंपनी आने के लिए तैयार होगी भारत में, है कि नहीं? तो कर व्यवस्था में व्यापक सुधार आया, अनावश्यक नियमों तथा नियंत्रणों को समाप्त कर दिया गया। जो अनावश्यक नियंत्रण थे, जो नीतियां थी, उनको समाप्त कर दिया गया, उदारीकरण हो गया। भारतीय अर्थव्यवस्था समाजवादी मिश्रित से पूंजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था हो गई। मैंने आपको पहले ही बताया, जब भारत नया नया आज़ाद हुआ तो उसने यूएसएसआर से मतलब रशिया से जो है अपनी समाजवादी नीति को अपनाया था। क्यों अपनाया? सीधी सी बात है, जब भारत आज़ाद हुआ तब बहुत गरीब था देश अपना, तो उस समय जो घरेलू उद्योग थे, जो खुद की स्वदेशी कंपनियां थी, उनको आगे बढ़ाने के लिए लाइसेंस राज की नीति को अपनाया गया था। उस समय विचार ये था, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू का विचार ये था कि हम बाहर की जो कंपनियां हैं उनको अभी से भारत में आने नहीं देते, जब सही समय आएगा तब आ जाएगी। लेकिन इस समय आवश्यक ये है कि जो भारत की छोटे मोटे जो गृह उद्योग है, लघु उद्योग है, जिनके माध्यम से लोगों के घर चलते हैं, वो आगे बढ़े, फले फूले। तो उस समय वो आवश्यक था, इसलिए लाइसेंस राज अपनाया और समाजवादी नीति, समाजवादी मिश्रित नीति को अपनाया। लेकिन 1991 में जब उदारीकरण को अपनाया तो ये समाजवादी मिश्रित नीति थी, इससे शिफ्ट हो गया पूंजीवादी मिश्रित नीति पे। मतलब अब सरकार जो है कंपनियों पे ज़्यादा, मतलब जो सरकार है वो कंपनियों को आगे बढ़ाएगी, मतलब पूंजीवादी मिश्रित नीतियों के साथ सरकार काम करेगी। सरकार अपना सार्वजनिक क्षेत्र देखेगी, कंपनियां जो है अपने आगे बढ़ेगी, है कि नहीं? अभी सरकार जो है कंपनियों के मामले में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये हो गया उदारीकरण, है कि नहीं? जब तक भारत में उदारीकरण नहीं आता, क्या जब तक भारत में उदारीकरण नहीं होता तब तक भारत में निजीकरण नहीं होता। निजीकरण के लिए आवश्यक था उदारीकरण पहले हो, इसलिए पहले क्या हुआ? उदारीकरण हुआ, लिबरलाइजेशन हुआ, उसके बाद हुआ निजीकरण मतलब प्राइवेटाइजेशन। एल से एल लिबरलाइजेशन, पी से प्राइवेटाइजेशन, पी हो गया प्राइवेटाइजेशन, तो निजीकरण हो गया। निजीकरण से क्या तात्पर्य है कि अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भूमिका में वृद्धि करने की प्रक्रिया। जो अर्थव्यवस्था है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, उसमें पहले सरकार क्या कर देती, हर क्षेत्र में घुस जाती थी कि हम भाई घड़ी भी बनाएंगे, हम मोबाइल भी बनाएंगे, हम सबको सिम मतलब सबको टेलीकॉम, पहले सिर्फ सिम कार्ड एक ही चलती थी बीएसएनएल की, अब तो जियो, आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल बहुत सारी आ गई है कि नहीं? तो पहले सरकार वाला हर चीज़ हर कंपनी में घुस जाती थी। लेकिन निजीकरण आने के बाद सरकार ने क्या किया कि अपनी जो अधिकतर कंपनियां थी उनको जो है बेच दिया, उनको निजी हाथों में सौंप दिया कि भी आप ये संभालो, हमको इस कंपनी का पैसा दे दो, अब ये आप ये संभालो। जैसे कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री थी तो उसका भी निजीकरण, थोड़ा बहुत उसका जो है निजीकरण कर दिया। उसके बाद जैसे टेलीकॉम सेक्टर था तो उसका भी निजीकरण कर दिया, तो टेलीकॉम सेक्टर में उसके बाद वोडाफोन आई, फिर एयरटेल आई, है कि नहीं? उसके बाद जियो भी आई जिसने काफ़ी धूम मचाई, है कि नहीं? तो ये किसका प्रभाव है? निजीकरण का प्रभाव। अगर निजीकरण नहीं होता तो हमें बहुत सारे ऑप्शन नहीं मिलते, हमें आज भी बीएसएनएल के भरोसे ही बैठना पड़ता, है कि नहीं? तो ये किसका प्रभाव है? निजीकरण का ही प्रभाव है। निजीकरण से ये भी हुआ कि जो सरकार का जो शेयर होल्डर था, सरकार के जो सार्वजनिक क्षेत्र थे, जो सरकार के पास थे सार्वजनिक क्षेत्र, अब लोग उसमें भी निवेश कर सकते थे। सरकार अपना कुछ शेयर बेचती थी और लोग उसमें जाके निवेश भी करते थे। देखते देखिए 1991 से पहले
लाइसेंस वाइज था। मैंने आपको बताया ना, भारत में 1951 से पहले लाइसेंस वाइज था, हर चीज में आपको लाइसेंस लेना पड़ता था, है कि नहीं। निजीकरण के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र में विनिवेश, मतलब जो सरकारी क्षेत्र थे वहां पर निवेश आने लगा कि हम जाके भाई ऐसा करते हैं, हम पेट्रोलियम इंडस्ट्री में जाके निवेश कर लेते हैं, वेले में जाके निवेश कर लेते हैं, तो उस समय पैसा बढ़ेगा, है कि नहीं। तो सरकारी क्षेत्र में विनिवेश जो है होने लगा। इसके बाद क्या, सरकार को राजकोषीय अनुशासन स्थापित करने में भी सहायता मिली। जो सरकार को राजकोषीय अनुशासन जो ठीक ढंग से नहीं चल रहा था, तो निजीकरण आने के बाद राजकोषीय अनुशासन भी ठीक से काम करने लगा, ठीक से चलने लगा, जिसके कारण क्या हुआ कि अर्थशास्त्र की जो प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति में सुधार आया। निजीकरण के बाद क्या हुआ, अलग अलग बहुत सारी कंपनियां आने लगी और कंपनियों के बीच में क्या होने लगा, प्रतिस्पर्धा होने लगा, कंपटीशन होने लगा कि कौन ज्यादा बेहतर प्लान देगा, है कि नहीं। अगर बीएसएनएल होती तो आज भी हमें बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ता, लेकिन जब जियो के आने बाद तो क्या एकदम सस्ता हो गया कि भाई जो ज्यादा सस्ता देगा हम वहां पे जाएंगे। तो क्या कंपटीशन होने लगा, कंपनियों के बीच में प्रतिस्पर्धा होने लगी, और जब प्रतिस्पर्धा होने लगी तो गुणवत्ता भी बढ़ने लगी, है कि नहीं। तो यही है निजीकरण। निजीकरण जब तक नहीं होता तब तक वैश्वीकरण संभव नहीं था। वैश्वीकरण मतलब क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण, इसको भूमंडलीकरण भी कहते हैं। वैश्वीकरण को क्या कहते हैं, भूमंडलीकरण भी कहते हैं। तो जब तक निजीकरण नहीं होता तब तक क्या, वैश्वीकरण भी नहीं होता। देखिए, उदारीकरण के बाद क्या हुआ, निजीकरण हुआ, निजीकरण के बाद वैश्वीकरण, है कि नहीं। सीधा सीधा हम वैश्वीकरण नहीं कर सकते थे, वैश्वीकरण करने के लिए हमें पहले निजीकरण करना पड़ता, निजीकरण करने के लिए हमें सबसे पहले उदारीकरण करना पड़ता। तो एक दूसरे पर सब डिपेंड है कि नहीं। अब ये वैश्वीकरण क्या है, तो घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण वैश्वीकरण कहलाता है। जो अपने भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था पहले भारत तक ही सीमित थी कि भारत के लोग कमाएंगे, खाएंगे और भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वैश्वीकरण होने के बाद जो भारत की अर्थव्यवस्था ये पूरे विश्व पर निर्भर हो गई कि विश्व में कहीं भी कुछ हुआ भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी, विश्व में कहीं भी कुछ हुआ भारत की अर्थव्यवस्था नीचे गिरेगी। तो अब जो भारत की अर्थव्यवस्था सिर्फ भारत की नहीं रही, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ मिल गई। भारत की जो अर्थव्यवस्था थी अब क्या हो गई, सभी अन्य देशों के साथ मिल गई, है कि नहीं। तो वही क्या हो गया, वैश्वीकरण हो गया। सभी जो है घरेलू अर्थव्यवस्था मतलब भारत की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ क्या हो गया, एकीकरण हो गया, मिल गई। वैश्वीकरण आने के बाद जैसे कि अब दुनिया एक गांव सा लगने लगी। कैसी, गांव सा, कि गांव हो गया भाई, गांव में जो कुछ चाहिए जाके ले लो। दुनिया क्या लगने लगी, गांव सा लगने लगा वैश्वीकरण आने के बाद। अब तो भाई हमें भारत से मतलब नहीं, तो दुनिया से मतलब है। दुनिया में जो कुछ भी होगा उसका असर भारत में भी होगा। पहले ऐसा नहीं था, पहले भारत की अर्थव्यवस्था निर्भर करती थी, लेकिन वैश्वीकरण आने के बाद अभी दुनिया की अर्थव्यवस्था भारत का जो प्रभाव है वो भी पड़ने लगा। अर्थव्यवस्था का विस्तार राजनीतिक सीमा के बाहर हो गया। अभी जो पहले भारत की अर्थव्यवस्था थी वो भारत के अंदर ही तक सीमित थी। ऐसा जो भारत है अपना देश, जो भारत अपना देश है, यहाँ पे गलती हो गई, ठीक है। तो ये पहले भारत तक ही सीमित थी, लेकिन जो भारत की राजनीतिक सीमा यहाँ तक ही सीमित थी, लेकिन वैश्वीकरण आने के बाद ये पूरे दुनिया तक जाके सिमट गई। मतलब ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हो गई, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जाके भारत की अर्थव्यवस्था मिल गई। अभी जो राजनीतिक सीमा बीच में नहीं आएगी, कोई भी जाके व्यापार कर सकता है दूसरे देशों में, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। आर्थिक खुलेपन तथा देशों के बीच में आर्थिक निर्भरता में वृद्धि हुई। ओपन मार्केट बना, एक खुला मार्केट बना, आर्थिक खुलापन आया कि भाई अब मुझे सिर्फ भारत में व्यवसाय नहीं करना, अब तो मुझे पूरी दुनिया में व्यापार करना है, तो मैं जाके कर सकता हूं, है कि नहीं। मुझे अगर पूरी दुनिया में व्यवसाय करना है, अपना व्यापार करना है, तो मैं आराम से जाके अपना व्यापार कर सकता हूं। तो आर्थिक खुलापन आया और जो देशों के बीच में आर्थिक निर्भरता भी आई कि भी भारत पे अमेरिका निर्भर है और अमेरिका पे भारत निर्भर है। अगर अमेरिका की अर्थव्यवस्था में कुछ उठापटक होती है तो भारत की अर्थव्यवस्था में भी उठापटक होगी। तो ऐसी जो है आर्थिक निर्भरता देशों के बीच में होने लगी, है कि नहीं। राष्ट्रों के बीच में वस्तुओं का, सेवाओं का मुक्त प्रवाह होने लगा। अभी वस्तु और सेवाएं जो आसानी से जा सकती थी कि भाई हमें भाई ये वस्तु चाहिए, आराम से निर्यात कर लो, आराम से आयात कर लो, है कि नहीं। पहले लोग जो है अगर लोगों को दूसरे देश में जाके काम करना होता था तो थोड़ा ज़्यादा कठिन था, लेकिन वैश्वीकरण आने के बाद
कोई भी व्यक्ति किसी भी देश में जाके अपना काम कर सकता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी देश में जाके अपना व्यवसाय कर सकता है और कोई भी बड़ी कंपनी भारत में आकर भी निवेश कर सकती है। तो ये किसका कमाल है? वैश्वीकरण का ही कमाल है। श्रम का स्वतंत्र प्रवाह हुआ कि भी श्रम जो लोग लेबर थे, मजदूर थे, वो भी दूसरे देशों में जाने लगे काम करने के लिए, दूसरे देशों के लोग भारत में काम करने के लिए आने लगे, है कि नहीं। प्रौद्योगिकी का स्वतंत्र प्रवाह हुआ, जो टेक्नोलॉजी थी, प्रौद्योगिकी थी, उसका स्वतंत्र प्रवाह। अभी अगर कोई नई टेक्नोलॉजी अमेरिका में बनती है तो उसका हमको फायदा भारत में भी देखने को मिलेगा। क्यों? वैश्वीकरण के कारण। अगर वैश्वीकरण नहीं होता तो भाई अमेरिका में कोई नई टेक्नोलॉजी बनती है, हमको उसका फायदा देखने को मिलता? नहीं मिलता, सीधी सी बात है। और ज्ञान का प्रचार भी होने लगा। भारत का जो ज्ञान था, जो भारत के पास जो ज्ञान है, जो दूसरे देशों के पास ज्ञान है, वो भी आपस में होने लगा कि भारत के पास भाई इतना आयुर्वेद का ज्ञान। आप देख रहे होंगे कि अभी जो आयुर्वेद की कुछ महिमा ही अलग होती है। मतलब आयुर्वेद काफ़ी फैल गया इस समय, तो काफ़ी एकदम अपने टॉप स्तर पर आयुर्वेद, लोग काफ़ी आयुर्वेद को पसंद भी कर रहे हैं। तो किसका? ज्ञान का प्रचार भी तो हो रहा है ना, है कि नहीं। वैश्वीकरण मतलब प्रतियोगिता बढ़ने लगी। भारत में पहले BSNL थी, उसके बाद वोडाफोन आई, है कि नहीं। अभी वोडाफोन सस्ते प्लान देने लगी, लोग कहाँ पे जाएंगे? वोडाफोन के पास जाएंगे। तो BSNL भी क्या करेगी? अपने प्लान को कम करेगी। मतलब प्रतियोगिता होगी, कंपटीशन होगा कंपनियों के बीच में। जब कंपटीशन होगा तो क्या होगा? उत्पादनों में गुणवत्ता आएगी, अच्छा नेटवर्क देगी, सस्ता प्लान देगी, गुणवत्ता आएगी, गुण बढ़ेंगे उनके, ठीक है ना। तो ये तो हो गया वैश्वीकरण। अभी जो वैश्वीकरण को लागू करने के लिए IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक और WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन की जो है महत्वपूर्ण भूमिका रही वैश्वीकरण को भारत में लागू करने के लिए और अन्य देशों में लागू करने के लिए और उसको सफल बनाने के लिए। IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF ने भारत को जो है काफ़ी कर्ज दिया था, लोन दिया था। वर्ल्ड बैंक ने भी भारत को पैसा दिया था, है कि नहीं। तो इसकी सहायता से जो है क्या होने लगा? भारत में भी वैश्वीकरण अच्छे से लागू हुआ और सफल भी हो गया। WTO क्या? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है? तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ, 1995 को इसकी स्थापना हुई। ये क्या है कि इसमें ये जो एक व्यापार संगठन है, ये क्या है? व्यापार संगठन है। जब भी दूसरे देशों के साथ व्यापार होता है, भारत मान लीजिए किसी दूसरे देश के साथ व्यापार करता है, तो दूसरे देशों के साथ व्यापार करने के लिए ये नियम बनाता है, ये कानून बनाता है, नीतियां बनाता है। कौन? व्यापार संगठन। अगर किसी देश ने धोखा कर दिया या किसी देश से कुछ कहा सुनी हो गई हमारी व्यापार के मामले में, तो यहाँ पर जाके हम उन कहा सुनी को, उन व्यापार का हम समाधान कर सकते हैं। जो WTO के जो सदस्य देश रहते हैं, वो देश आपस में मिलते हैं और व्यापार के मामलों में चर्चा भी करते हैं, आगे अपनी नीति भी बनाते हैं व्यापार के मामलों में, और ये सलाह भी देता है देशों को कि आपको किस प्रकार से कैसे व्यापार करना है कि नहीं। तो ये है सब WTO का काम। तो आज हमने क्या पढ़ा? भारत में आर्थिक सुधार, वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण, ये सब आज हमने पढ़ा। इसके संबंध में आपको कोई भी डाउट हो, बिंदास बताइए, मैं बैठा हूँ आपको डाउट सॉल्व करने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।